हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन सबके क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट और सबके लिए बेनिफिशियल क्वेश्चंस होते हैं वो इस क्यूएनए में हम लेने की कोशिश करते हैं। इसी चैनल की तरह एक और चैनल मैंने बनाया है जहाँ पे हम लोग कैजुअल टॉक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। वहाँ पे एक नया वीडियो भी आया है जिसको आप में से काफी सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट पिन करके रखूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो वाला वीडियो जरूर देखिए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। इसी के साथ दोस्तों हमारा संडे क्यूएनए आज का करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन पूछा है समी अहमद ने, बोलते हैं कि 2021 में एप्पल वॉच सीरीज 3 और वॉच ऐसी इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, और सीरीज 3 क्योंकि एक पुरानी घड़ी है तो उसमें वॉच ओएस के कितने अपडेट्स देखने मिलेंगे। अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना है तो वॉच ऐसी जो है वो सीरीज 3 से बेटर है। अगर आपको कुछ साल इस्तेमाल करना है और उसके बाद अपग्रेड करेंगे आप एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली वॉच पे, जो हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर्स एप्पल वॉच के अंदर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सीरीज 6 जो है वो पर्सनली उसके रखा है। मुझे कोई शर्म नहीं, सीरीज 3 भी होगी तो सीरीज 3 भी ले सकता हूँ यूज़ करने के लिए, और वॉच ऐसी होगी तो वो भी लूँगा। लेकिन क्योंकि मुझे ये फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस वजह से मैं सीरीज 6 जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप सीरीज 3 और ऐसी में से पूछेंगे तो वॉच सीरीज 3 जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि वो काफ़ी सस्ते में आती है, और जो वॉच सीरीज 3 करेगी आपके हाथ पे रहकर वही ये सारे वॉचेस इनफैक्ट सीरीज 6 भी करने वाली है। तो उसमें आपको डिफरेंस नहीं महसूस होगा। कुछ फीचर्स है छोटे मोटे यहाँ वहाँ, और कुछ ऐसी स्पीड वाली बातें हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें आपको डिफरेंस महसूस होगा। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो सीरीज 3 के लिए जाइए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वॉच ऐसी के लिए जाइए, लेकिन उस केस में आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली कोई एप्पल वॉच भी देख सकते हैं। रही बात वॉच ओएस के अपडेट्स की एप्पल वॉच सीरीज 3 पे, तो क्योंकि एप्पल ने उसको प्रोडक्शन में रखा है और ऑफिशियली बेच रहा है तो हो सकता है एक और वॉच ओएस का अपडेट तो उसके लिए एप्पल जरूर निकालेगा। अगला क्वेश्चन है प्रमोद का। प्रमोद बोलते हैं कि सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप फोन से S21 की सीरीज है उसमें आईफोन की तरह जो है चार्जर वगैरह निकाल दिए, तो इससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की वो बात करता है। लेकिन क्या ये एक्सेसरीज जो मिड रेंज के लो रेंज के सैमसंग के फोन्स है उसमें देने से एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होता? क्या सैमसंग ये सिर्फ आईफोन्स की कॉपी करने के लिए करता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सैमसंग ये आईफोन की कॉपी करने के लिए, एप्पल की कॉपी करने के लिए करता है, क्योंकि जब कभी एप्पल कोई स्टेप उठाता है, जैसे एप्पल ने अपने फ़ोन्स में से 3.5 ऑडियो जैक जो है वो निकाला तो सैमसंग ने उसकी मजाक उड़ाया। उसके बाद एप्पल ने जब ये चार्जर वगैरह निकाला तो सैमसंग ने उसकी मजाक उड़ाया। उसके बाद खुद ही वो स्टेप ले लिया। तो ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है मुझे सैमसंग की, कि ऐसे कैसे कर सकती है इतनी बड़ी कंपनी, और बाद में अपने पुराने एड्स और पुराने ट्वीट्स वगैरह जो है वो भी डिलीट कर देते हैं, जो मॉक करते हैं एप्पल को ये सब काम करने के लिए। रही बात आपके सवाल की, तो आपका सवाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और सैमसंग को ये चीज़ हमको ज़रूर पूछनी चाहिए कि अगर इससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की आप बात करते हो, तो एप्पल ने जैसे किया कि अपने सभी लाइनअप जितने भी आईफोन्स अभी वो बेच रहा है ऑफिशियली, उसमें से चार्जर और ईयरफोन हटा दिया। तो क्या सैमसंग भी ये स्टेप उठाएगा या नहीं उठाएगा? क्योंकि अगर ये सैमसंग उठाता है स्टेप तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हो सकता है छोड़ भी दे उसका फ़ोन लेना, क्योंकि जो लो रेंज के और मिड रेंज के जो फ़ोन्स होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स के सेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं, और उसका जो बायर होता है उसकी सोच भी अलग होती है कि जब मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे उसके साथ चार्जर, हैंड्स फ्री वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है सैमसंग के लिए काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट भी साबित हो सकती है। हो सकता है इस वजह से सैमसंग ने उन फोन में से ये सारी चीज़ें नहीं हटाई अभी तक। अगला क्वेश्चन है पंकज कुमार का। बोलते आप कौन सा फ़ोन प्रेफर करेंगे, सैमसंग का S21 अल्ट्रा या आईफोन 12 प्रो मैक्स? एक कंपैरिजन वीडियो जरूर बनाओ इन दोनों के बीच। देखिए कंपैरिजन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर वो फ़ोन में सोर्स कर पाता हूँ, ले पाता हूँ, तो ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बिना कंपैरिजन किए, बिना देखे भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो इतने हाई लेवल के फ़ोन्स आप लेते हो, हाई सेगमेंट के फ़ोन्स लेते हो, उसमें एप्पल के आईफोन्स का कोई मुकाबला नहीं है। ओवरऑल जो बेहतरीन प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको ये फ़ोन दे सकता है वो ये फ़ोन जो है ऑफर नहीं कर सकते, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा मैं एटलीस्ट सैमसंग के फ़ोन पे डालना प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, किसी और की कुछ और हो सकती है, लेकिन आपने क्योंकि मेरी राय पूछी तो मैंने आपको बताया कि मेरा इन दोनों में से प्रेफरेंस जो है 12 प्रो मैक्स ही होगा। अगला क्वेश्चन है ईविल व्लॉगर का। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो पॉज करके। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि एप्पल के R&D के कॉस्ट होते हैं, फ़ोन का प्राइसिंग कम होता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर भी R&D के कॉस्ट और दुनिया भर के कॉस्ट होते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन जब मार्केट में आता है तो काफ़ी महंगा होता है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कंपेयर करेंगे तो, या उससे हम जो है चेक करेंगे कि मार्केट का प्राइस क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन क्योंकि जब नया प्रोडक्ट आता है तो वो पुरानी R&D जो है उसमें इस्तेमाल होती है, तो क्या उस टाइम पे R&D का कॉस्ट कम करके वो जो अगला प्रोडक्ट है उसका ओवरऑल प्राइस कम किया जा सकता है? देखिए ऐसा नहीं होता है। सिर्फ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कॉस्ट नहीं होता है, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होता है, उसका डिज़ाइनिंग कॉस्ट होता है, उसका मार्केटिंग कॉस्ट होता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होती है, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट होता है। इतने ज़्यादा कॉस्ट होते हैं कि एंड ऑफ द डे
जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो ओवरऑल काफ़ी बढ़ जाता है और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट भी उसमें होता है, क्योंकि कंपनी 1,000-2,000 रुपये प्रॉफिट रख के फंक्शन नहीं कर सकती है। इस तरीके से ये सारी कंपनी चाइनीज़ कंपनी की तरह काम नहीं कर सकती है। तो एप्पल उस टाइप की कंपनी नहीं है, एक अलग टाइप की कंपनी है। और आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, हर चीज़ के अंदर एक काफ़ी हाई प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जुड़ा होता है। एक नॉर्मल जो फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स होते हैं उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे, किसी सुपरमार्केट वाला अगर आपका दोस्त होगा तो उसको पूछिए कि कितना प्रॉफिट रख के वो बेचता है। एक किनले की बॉटल या पानी की कोई भी बॉटल होती है वो 5 रुपये में उनको मिलती है, जिसको 20 रुपये में सेल करते हैं। तो उसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो हर बिजनेस जो है उसमें प्रॉफिट मार्जिन हाई रख के ही चलना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। नौकरी की तरह नहीं होता कि आपने 1 महीना काम किया और आपकी फिक्स सैलरी आपको मिल गई। अगला क्वेश्चन है किंग कप्तान कब होते हैं S21 सीरीज पे। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आपको S21 सीरीज कैसी लगी और S21 प्लस और S21 और आईफोन 12 में से कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। मेरे हिसाब से आईफोन 12 ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। S21 सीरीज़ मुझे अच्छी लगी, सैमसंग की डिज़ाइन प्यारा है, दिखने में फ़ोन्स खूबसूरत है, लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी की बात करते हो देन आईफोन 12 विल ऑलवेज भी मोर वैल्यू फॉर मनी। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग रन पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों फ़ोन्स 5G है, S21 सीरीज़ भी और आईफोन 12 सीरीज़ भी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूँ कि अगले आने वाले 4 से 5 साल तक अच्छी सर्विस और फास्ट परफॉर्मेंस आपको आईफोन दे सकता है, जो कि सैमसंग में इम्पॉसिबल है। सैमसंग भी अच्छे फ़ोन्स बनाता है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया, सैमसंग के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं और एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात होती है, वैल्यू फॉर मनी की बात होती है और रीसेल वैल्यू की बात होती है, तब उसमें आईफोन का मुकाबला वो नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिग वैंग का। ये बोलते हैं सफारी के अंदर, सफारी जो ब्राउजर होता है आईफोन्स के अंदर, उनके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करने पे क्या हमारा डेटा वो ले सकते या नहीं। जब आप उनके ऊपर अकाउंट बना रहे हो, आप उनके ऊपर अपने कॉन्टैक्ट शेयर कर रहे हो और उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उन वेबसाइट्स के ऊपर जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है या उन एप्लीकेशन के ऊपर आपने एक बार सारी चीज़ें सेट कर दी, तो क्यों नहीं वो आपका डेटा चुरा सकते। जब आप उनको सामने से ले जाके हर चीज़ अपनी दे रहे हो, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दे रहे हो, अपना फ़ोन नंबर दे रहे हो, तो फिर डेटा चुराने वाली कोई बात जो है उसमें बचती ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आपका पूरा डेटा उनके पास ही है और जिस तरीके से चाहे वो यूज़ कर सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है नवीन जैन का। बोलते हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्योंकि व्हाट्सएप का आजकल बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है। तो बोलते हैं कि हम किसी और डिवाइस के अंदर अगर व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके सेकेंडरी फ़ोन में उसको रखें और बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह जो है वो उसमें इस्तेमाल नहीं करें, तो सिक्योरिटी इशू रहेगा या नहीं रहेगा, और मेन नंबर के मैसेज भी मिलते रहेंगे, बाकी सारे काम मेन डिवाइस में कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप आपका जो बैंकिंग डिटेल्स वगैरह है वो चोरी नहीं करेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि व्हाट्सएप आपका पैसा चुरा लेगा या व्हाट्सएप से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन एक मेजर चंक ऑफ योर डेटा, आपके फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव डेटा, आपके फ़ोन नंबर्स वगैरह जो है ये दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ व्हाट्सएप शेयर कर रहा है। तो प्राइवेसी पॉलिसी जो अपडेट हुई है उसका मतलब ये नहीं कि आपकी सारी चीज़ें जो है दुनिया भर के लिए वो एक्सपोज कर देगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप सेकेंडरी फ़ोन में रखते हो तो उस फ़ोन से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो व्हाट्सएप के सर्वर्स पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो शेयर करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, आपके जो फ़ोन नंबर्स है, आपके जो जान पहचान वालों के नंबर्स है, आपकी जो चैट है, वो वहाँ से वो डेटा जो आपका जाता है वो जाता ही रहेगा। तो प्राइमरी फ़ोन में रखिए, सेकेंडरी फ़ोन में रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेट बैंकिंग और व्हाट्सएप ये दोनों चीज़ें जो है अलग है, लेकिन क्योंकि इतना सारा सेंसिटिव डेटा ले जाके वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अभी हमने देखा कि गूगल के सर्च में भी व्हाट्सएप के ग्रुप चैट आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्की बनाती है। तो ओवरऑल व्हाट्सएप यूज़ करना ही बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया आजकल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आकाश बंसल का। मैकबुक एयर M1 और इंटेल वाले में कंफ्यूज है, दोनों के बीच में उनको 15,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इंटेल वाला सस्ता है। इनको वेब सर्फिंग करनी है, MS ऑफिस इस्तेमाल करना है और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो कौन सा लेना चाहिए, एक्स्ट्रा देना वर्थ है क्या। मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा जो है वो M1 चिपसेट के लिए देना वर्थ है, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो बैटरी लाइफ है वो फिनोमिनल है। मैकबुक एयर इंटेल वाला लेंगे तो उतनी बैटरी लाइफ आपको दे नहीं पाएगा जितना M1 वाला देता है। तो ओवरऑल ये जो 15,000 रुपये है लॉन्ग रन में आपके लिए वसूल ही है मेरे हिसाब से। हालांकि जो काम आप कर रहे हो उसके लिए इतने परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आपको कोई और काम आ जाए जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़े, और बैटरी लाइफ हमेशा हर किसी के लिए यूज़फुल होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ले सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, 15,000 रुपये आपके लिए जो है बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, तो देना वर्थ है। अगर डिफिकल्ट चीज़ है तो देना वर्थ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है शाश्वत का। ये बोलते हैं अगर हम ऑफलाइन मार्केट से आईफोन परचेस करते हैं तो एप्पल केयर जो है हमको किस तरीके से परचेस कर सकते हैं, और आईफोन 12 में इंस्टाग्राम के फोटोज़ अपलोड नहीं हो रहे, फोटो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए हो सकता है आपने इंस्टाग्राम को जो है सेटिंग में जाके फोटोज़ की जो परमिशन होती है वहाँ से सिलेक्टेड फोटोज़ ही दे के रखा होगा, तो इंस्टाग्राम रीड नहीं कर पा रहा, तो जाके सेटिंग में जाके आप फोटोज़ में जाके वो परमिशन इंस्टाग्राम को दे दो। रही बात
ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आप फ़ोन परचेस करते हो, आईफोन परचेस करते हो, तो उसके बाद आपको कुछ दिन का टाइम मिलता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितने दिन का, उतने दिन के अंदर आप एप्पल की वेबसाइट पे जाके एप्पल केयर जो प्लान है वो खरीद सकते हो अपने आईफोन के लिए। और आ गया दोस्तों एक कार का क्वेश्चन। पवन बिश्नोई पूछते हैं टाटा हैरियर, किया सेल्टोस और Hyundai वर्ना में से, मेरे ख्याल से Hyundai क्रेटा की बात आप कर रहे होंगे क्योंकि वर्ना का इनसे कोई कंपटीशन नहीं है, इनमें से कौन सी कार बेस्ट रहेगी? मुझे बिग एसयूवी की जरूरत है। एसयूवी इन्होंने लिखा है तो वर्ना शायद गलती से लिख दिया। इनको लगता है टाटा हैरियर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। टाटा हैरियर बिल्कुल इन दोनों किया सेल्टोस और Hyundai क्रेटा के मुकाबले एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ी गाड़ी है और काफ़ी जो है रोबस्टली बिल्ड गाड़ी है और उसके अंदर जो आपको सेफ्टी मिलेगी वो टॉप नॉच मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ कंसिडर करने की है कि आपकी प्रेफरेंस अगर सिटी ड्राइव है, ज़्यादा आपको शहर में चलाना है, ट्रैफिक में चलाना है, तो टाटा हैरियर का जो ओवरऑल साइज़ है वो क्योंकि काफ़ी बड़ा है इन दोनों कार्स के मुकाबले, तो आपको वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको उसका स्टीयरिंग भी थोड़ा हैवी लगेगा क्रेटा और सेल्टोस के मुकाबले। तो क्रेटा और सेल्टोस में से किसी एक गाड़ी के लिए आप जा सकते हैं अगर आप सिटी ड्राइव करते हो और ज़्यादा हाईवे वगैरह पे चलाते हो, तो हैरियर जो है आपके लिए बेटर चॉइस होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गगनदीप का, ये बोलते हैं कि 5G जो वेव वाली टेक्नोलॉजी है यूएस में मिलता है, वो आईफोन के हम कनाडा में लेके आके वहाँ का 5G जो कि सब 6 गीगाहर्ट्ज़ होगा, या दुनिया में कहीं पे भी सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो 5G है वो इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। देखिए जो यूएसए वाला आईफोन है जिसके अंदर वेव वाला एंटेना आता है साइड में, जैसे मैंने बताया आपको मेरा 12 प्रो मैक्स है यूएस वाला, इसके अंदर सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड भी है, लेकिन सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाले जो फोन्स है उनके अंदर वेव वाले बैंड मौजूद नहीं है। तो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ को आप वेव पे नहीं चला सकते, लेकिन वेव वाले को सब 6 गीगाहर्ट्ज़ पे चला सकते हो। इसका मतलब क्या ये है कि इंडिया का आईफोन ले जाके आप यूएस के अंदर 5G नहीं चला सकते? ऐसा नहीं है, यूएस के अंदर 5G चला पाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो 5G का बैंड आपको मिलेगा यूज़ करने के लिए वो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाला होगा, स्पीड भी सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाली होगी। लेकिन यूएस का आप अगर इंडिया लेके आएंगे, दुनिया में कहीं लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद वो वेव वाला यहाँ के सब 6 गीगाहर्ट्ज़ पे चलेगा क्योंकि उसके अंदर वो बैंड भी मौजूद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एमी का, ये बोलते हैं कि OLX पे और बहुत सारे सेकंड हैंड आईफोन के मार्केट में इन्होंने देखा है, ऑनलाइन ऑफलाइन पता नहीं कहाँ कहाँ देखा है कि बहुत सारे आईफोन होते हैं जिनकी फेस आईडी वगैरह खराब हो जाती है। तो क्या रीज़न होता है फेस आईडी खराब वाले आईफोन लेने का? देखिए फेस आईडी खराब होने के 2 रीजन होते हैं मेनली। एक होता है जोर से गिरना, बहुत ज़्यादा जोर से गिरने पे इम्पैक्ट की वजह से फेस आईडी खराब हो सकती है आईफोन की, और दूसरा रीज़न है आईफोन में पानी का चला जाना, पानी जाने से भी फेस आईडी खराब हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फेस आईडी खराब हुए हुए जो आईफोन्स है अगर थोड़े सस्ते दामों में भी आपको मिलते हैं तो आपको वो वाले आईफोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पानी एक बार अंदर चला जाता है तो हो सकता है फेस आईडी के साथ साथ दूसरे कंपोनेंट जैसे मदरबोर्ड वगैरह भी खराब हुए होंगे। तो एक बार आप यूज़ करने लगेंगे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे और वो फ़ोन जो है फिर आपके गले में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सजल दे का, ये बोलते हैं लेनोवो का एक लैपटॉप है इनके पास जो इन्होंने 1,45,000 1,45,000 में लिया था। ज़्यादा दिन नहीं हुए, 6 महीना हुआ है लेके, अभी उनको 40,000 से ज़्यादा उसकी रीसेल वैल्यू नहीं देखने को मिल रही है। मैक लेना है लेकिन ये 90,000 के आसपास बेचना चाह रहे हैं, बट कोई लेने को तैयार नहीं है। तो क्या करूँ, कहाँ अच्छी डील मिल सकती है? आपने अपने यूज डिवाइसेस वगैरह कहाँ सेल किए हैं? देखिए जो मेरे आईफोन्स होते हैं अगर मुझे सेल करना है, जनरली तो मैं करता नहीं, तो करना होगा तो मैं सेलिब्रिटी पे करता हूँ। और जो मेरा मैकबुक था इंटेल वाला वो मैंने गैजेट जोन टेक्नोलॉजी करके है गोरेगांव मुंबई में, वहाँ पे उनके पास मैंने जो है उसको सेल किया और अच्छा प्राइस उन्होंने दिया। अब बात ऐसी है कि आपका जो डिवाइस है, विंडोज़ के लैपटॉप हाई एंड वाले लेने का एक बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी रीसेल वैल्यू आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। मैकबुक्स के मामले में सीन थोड़ा अलग है, मैकबुक्स में अच्छी रीसेल वैल्यू मिल जाती है, विंडोज़ में नहीं मिलती। विंडोज़ की मशीन्स बहुत ही फैंटास्टिक होती है, अच्छी होती है, आपका काम बहुत सारा विंडोज़ पे हो सकता है जो मैक पे नहीं, और मैक पे कुछ होता है जो विंडोज़ पे नहीं, लेकिन जो रीसेल वैल्यू है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि आपको अच्छे पैसे नहीं मिले, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। अगला क्वेश्चन है शिव प्रकाश का, बोलते हैं आईफोन 12 जो है एक लड़का मुझे दे रहा है 25,000 रुपये में। कितने हज़ार रुपये में? 25,000 रुपये में। ये 80,000 रुपये का आईफोन 12, और बोल रहा है कि एक होटल में एग्जीबिशन था, एग्जीबिशन कैंसिल हो गया, तो मोबाइल जो है उनके पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, कस्टम के फ़ोन्स है और डुप्लीकेट नहीं है, और एप्पल स्टोर में जाके चेक करवा सकते हैं। ओरिजिनल है, जितना मैं जानता हूँ आईफोन एग्जीबिशन के लिए नहीं मिलता है, और इतना सस्ता क्या किया जाए? मेरे हिसाब से आप उसको मिलिए और उसके 2 कान के नीचे बजाइए अच्छे तरीके से कि 25,000 रुपये में जब एप्पल इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, इसका जो BOM है, बिल ऑफ मटेरियल में, थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था कि आईफोन 12 का जो बिल ऑफ मटेरियल है दैट इज क्लोज टू 31,32,000 रुपीज़, यानी कि इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं, जो मटेरियल कॉस्ट है वो 31,32,000 रुपीज़ है। तो ये बंदा 25,000 रुपये में आपको 80,000 रुपये का आईफोन कैसे बेच सकता है? तो आप भी ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए, वरना आप फिर खुद के कान के नीचे बजाते रहेंगे, क्योंकि आप अपने पैसे जो है
बर्बाद कर बैठेंगे इनके चक्कर में। अगला क्वेश्चन है तन्मय छाबरा का, बोलते कि आईपैड प्रो मॉडल्स के अंदर भी M1 चिपसेट आ सकता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा बता रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आईपैड प्रो लेना चाहता हूं, अभी ले लूं या फिर वेट करूं। देखिए वेट अगर कर सकते तो कीजिए, क्योंकि लीक्स बता रहे हैं कि इस साल में नया आईपैड प्रो जो है वो आने वाला है। और 2020 का जो आईपैड प्रो था वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, उसके मुकाबले आईपैड एयर 4 जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है लोगों को, क्योंकि उतना ही परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ, आपको वो हाई रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन फिर मेरा बोलना यही रहेगा कि जब इतना पैसा डाल ही रहे हो तो कुछ दिन और रुक के नया आईपैड प्रो ले लो। रही बात M1 चिपसेट की, तो अब एप्पल उसको M1 चिपसेट बोलेगा या नहीं बोलेगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, क्योंकि M1 मुझे ऐसा लगता है कि जो मैक लाइनअप है उसके लिए उसका नाम जो है M सीरीज में एप्पल ने रखा हुआ है। मेरे हिसाब से उसमें जो चिपसेट आएगा दैट विल बी A14X बायोनिक। अगला क्वेश्चन है नूब टीम का, ये बोलते हैं प्राइमरी पर्पस हैवी गेमिंग है, उसके लिए आईफोन मेरी चॉइस है, बट कैमरा को आज इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो क्या 12 मेगापिक्सल के आईफोन के जो ट्रिपल कैमराज है वो एंड्रॉयड फोन्स के 108 मेगापिक्सल के कैमरा पे भारी पड़ेगा? प्लीज डोंट से कि दोनों अपनी जगह बेस्ट है। मैंने कब बोला दोनों अपनी जगह बेस्ट है? मैं तो यही बोलता हूं कि आईफोन के कैमरा जो है बेस्ट है। 108 मेगापिक्सल की जो ये कैमराज है दैट इज ए गिमिक। आपको करना क्या, 108 मेगापिक्सल की फोटो निकाल के क्या होर्डिंग जो बिलबोर्ड होता है बड़ा एडवर्टाइजमेंट का उसके ऊपर अपनी फोटो लगानी है? अगर लगानी है तो फिर आप उसके बारे में सोच सकते हो। इतना हाई मेगापिक्सल काउंट देने पे जो लो लाइट का परफॉर्मेंस है वो भी जो है हैम्पर हो जाता है। आप देखते हो कि मैं जो फुटेज आपको दिखा रहा हूँ अभी वो सोनी के कैमरा से ले रहा हूँ, जो कि मुझे 2 लाख रुपए का पड़ा है, लेकिन उसका जो मेगापिक्सल काउंट है दैट इज ओनली 24-25 मेगापिक्सल। अब तक जो मैं कैनन का कैमरा यूज कर रहा था और उसका जो लेंस यूज कर रहा था वो भी 1 लाख रुपए का सेटअप था, उसका भी जो मेगापिक्सल काउंट है वो 24 मेगापिक्सल है। तो क्या ये 2 लाख रुपए का कैमरा 24 मेगापिक्सल का ये खराब परफॉर्मेंस आपको देगा 108 मेगापिक्सल कैमरा के? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सेंसर की क्वालिटी होती है, सेंसर की प्राइसिंग होती है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है वो होती है, सेंसर का साइज होता है, प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो फाइनल रिजल्ट आता है फोटोज और वीडियो का उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो सिर्फ 108 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल के चक्कर में मत जाइए, जो एक्चुअल रिजल्ट है उस पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है अभिषेक का, ये बोलते हैं आजकल बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं कि मुंबई दिल्ली में बहुत सारे आईफोन 12 मैकबुक वगैरह काफी सस्ते में मिल रहे हैं, तो इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए ट्रस्ट किया भी जा सकता है, ट्रस्ट नहीं भी किया जा सकता है। अगर वो बंदा जेन्युइन है जो वीडियो बना रहा है और जिस जगह पे वो जा रहा है वो जगह एक्चुअल में मौजूद है और ऐसा कोई जो है अजीब सी जगह नहीं है और एक्चुअल में वो मौजूद है, फंक्शन कर रही है और चीज़ें बेच रही है आपको कम दामों में, 1 महीना वारंटी वगैरह आपको कम देखने को मिले लेकिन आपको अच्छी प्राइस में मिल रही है, तो वो चीज़ जो है पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर वो बंदा आपकी जान पहचान का नहीं है, वो यूट्यूबर को आप बहुत टाइम से नहीं जानते, उसकी कुछ रेपुटेशन के बारे में आपको नहीं पता, जो शॉप की वीडियो बना रहा है उसकी रेपुटेशन के बारे में आपको नहीं पता, तो फिर मेरा बोलना यही होगा कि एक कदम पीछे रहिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, लोगों को पूछिए और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि लेना है या नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है श्री चरण का, ये बोलते हैं कि आईफोन 12 सीरीज के अंदर से कौन सा लेना चाहिए? आपके पास तीनों साइज के हैं, 12, 12 मिनी और 12 प्रो मैक्स, तो इसमें से कौन सा फोन जो है बेस्ट रहेगा? मेरे हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से जो 12 प्रो मैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा और एक हाथ से वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए एक हाथ से कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बड़े हैं लेकिन फिर भी जो है मैं इसको एक हाथ से यूज़ नहीं कर सकता, 2 हाथ इस पर लगाना ही पड़ता है, मुश्किल होती है एक हाथ से यूज़ करना। लेकिन 12 प्रो मैक्स जो है मेरे हिसाब से इट इज़ द बेस्ट आईफोन इस साल का। जो 12 सीरीज़ है मेरे पास सभी है और सब अपनी जगह अच्छे हैं, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है 12 प्रो मैक्स, ऑब्वियस सी बात है इन चारों में से, लेकिन इट इज़ द बेस्ट क्योंकि इसमें जो चीज़ एप्पल ने दिया है वो बेस्ट दिया है। जैसे बेस्ट बैटरी दिया है, बेस्ट कैमरास दिया है, कैमरास फैंटास्टिक है, 12 प्रो से भी अच्छे कैमरास है। लेकिन अगर आपके हाथ उतने बड़े नहीं है, आपको अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है, इतना बड़ा फोन हर किसी के बस की बात नहीं होता यूज़ करना, तो आप 12 प्रो के लिए भी जा सकते हो, 12 के भी जा सकते हो। जो आपको कंफर्टेबल है एप्पल स्टोर विजिट कीजिए, हाथ में फ़ोन लेके इस्तेमाल कीजिए, आपको जो चीज़ कंफर्टेबल लगती है आपके लिए वो आप लीजिए, क्योंकि हर किसी का हाथ का साइज जो है वो अलग होता है। अगला क्वेश्चन है हिमांशु शर्मा का, बोलते हैं एप्पल वॉच उनको लेनी है, अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। ये बोलते हैं कि 40 mm लेनी चाहिए, 44 mm लेनी चाहिए, डायल साइज जो होता है 40 और 44 mm दो साइज में आता है, तो कौन सी लेनी चाहिए? 40 mm जो है इनके बजट में आ रही है, क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से अगर आप एक लड़के हो तो आपके रिस्ट पे जो है वो 44 mm ज़्यादा सूट करेगा। 40 mm बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है मेरे हिसाब से, जितना मैंने ऑब्जर्व किया उन लोगों को। अगर आपकी कलाई जो है बहुत ज़्यादा पतली है, नाजुक सी है, फिर अलग बात है, आप अपने मुताबिक जो है डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लड़कों को भी, इनफैक्ट लड़कियों को भी 44 mm का जो डायल साइज है वो काफ़ी अच्छा लगेगा और जितना बड़ा डिस्प्ले होगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा। अगला क्वेश्चन है उमर अगारिया का। लास्ट टाइम मैंने शेयर मार्केट के बारे में क्वेश्चन लिया था, तो उसी से रिलेटेड इनका सवाल है कि इनको बहुत टाइम से इंटरेस्ट है, आपने उसके बारे में बताया था, 0% आइडिया उसके बारे में
क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन करो, निफ्टी 50 क्या होता है उसके बारे में बताइए अपने इस चैनल पे, वरना दूसरे चैनल पे बताइए। देखिए शेयर मार्केट के बारे में मैं भी कच्चा खिलाड़ी हूँ, मुझे ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी धीरे धीरे जो है ट्रेडिंग वगैरह मैं सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अगर मुझे उसमें कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, उसमें ऐसा कुछ चीज़ लगी कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छे समझ में आई है और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी, तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे दूसरे चैनल पे। इस चैनल पे मेरे हिसाब से ये टेक वाला जो हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है उसको ही चलने देते हैं, और जो दूसरा चैनल है उस पर दूसरी जो बातें हैं वो ज़रूर हम करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम का, और ये क्वेश्चन यूनिक भी है, अच्छा भी है, लेकिन हर किसी के इंटरेस्ट का नहीं है, फिर भी मैं लेता हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इनका क्वेश्चन। बोलते जैसे कुछ यूट्यूबर्स अपने चैनल को स्पॉन्सरशिप्स लेने के लिए कोई एजेंसीज के साथ काम करते हैं प्राइवेट वाले, और कुछ जो है नहीं करते। तो आप करते हो, नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो? देखिए मैंने किया भी है, नहीं भी किया है, और करने और नहीं करने में कोई हर्ज नहीं है, दोनों में फ़ायदा ही है। स्पॉन्सरशिप मिलती है, पैसा मिलता है, आपको अच्छी डील्स मिलती है ब्रांड की। लेकिन जो चीज़ मैं नहीं करता हूं वो है एक पर्टिकुलर किसी एक ही एजेंसी के साथ काम करना, क्योंकि इस टाइप के मुझे ऑफर्स आए कि हमारी एजेंसी के साथ आप काम कीजिए और सिर्फ हमारी ही एजेंसी के साथ काम कीजिए, आपके सारे स्पॉन्सरशिप्स हम लोग मैनेज करेंगे। लेकिन जब मैंने उनके टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट वगैरह पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वो चीज़ छोड़ दी। और जब कभी मुझे डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप आती है तो वो भी लेता हूँ, और एजेंसी के थ्रू आती है तो वो भी लेता हूँ, लेकिन किसी एक ही एजेंसी के साथ मैं पर्टिकुलर काम करना नहीं चाहता। लेकिन ये नज़रिया मेरा आज का है, ये पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का मेरा आज का है। हो सकता है फ्यूचर में 6 महीने बाद, साल भर के बाद ये चेंज भी हो जाए, लेकिन आज जो मैं सोचता हूँ वो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है सलीम शेख का, बोलते हैं क्या OnePlus 8 का कैमरा बेटर है आईफोन 12 से? बिल्कुल भी नहीं। OnePlus 8 का 8T के जो कैमरास है वो वन ऑफ द वर्स्ट कैमराज है फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर, काफ़ी ख़राब है। उनके कैमरा परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं लगेगा जब एक्चुअल में आप कंपेयर करेंगे दूसरे आईफोन से। और आईफोन्स के जो कैमराज है या दूसरे फ़ोन्स के भी जो कैमराज है फ्लैगशिप लेवल के, चाहे सैमसंग वगैरह ले लो, वो OnePlus के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। अगला क्वेश्चन है कार से रिलेटेड, बोलते हैं गुरी बिल्ला कि सुजुकी जिम्नी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सुजुकी जिम्नी एक बहुत ही क्यूट लेकिन बहुत ही ज़्यादा केपेबल ऑफ रोड एसयूवी है, और जैसे महिंद्रा की थार आती है वैसे सुजुकी के अंदर जिम्नी आती है, जैसे पहले जिप्सी आती थी वैसे ही जिम्नी है। तो इसको जल्दी ही मारुति इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज रहेगा और मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए वो चीज़ अच्छी रहेगी, मज़ा आएगा, तो मैं भी इसको लेना ज़रूर चाहूँगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपने वो मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उस पर ये वाला जो वीडियो है ये आया हुआ है जो कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद करेगा। अगर आप नहीं जानते या अगर आप जानना चाहते हैं कि कंफर्ट जोन क्या है तो जरूर जाके वीडियो देखिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।